हाँ, एक्सरसाइज 1.5 का शुभारंभ करते हैं। देखो, लेट u इक्वल टू दिस, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस, फाइंड a डैश b डैश a यूनियन c डैश। हाँ, ये क्या है, ये डैश 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 लगाया, समझो। एक्सरसाइज 1.5 में जो पहला टॉपिक है वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा, अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट वर्ड का सिनोनिम होता है अपोजिट। अपोजिट, जैसे आपने सुना होगा कि रेड का कॉम्प्लीमेंट कौन सा कलर होता है? ग्रीन, है ना। ब्लैक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वाइट, है ना। तो जैसे दो चीजें अपोजिट होती हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यहाँ सेट में कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लेते हैं कोई यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A B C D E F G। अच्छा, ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A B, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट एक लिए भी है, ठीक है। अब अगर हमें A डैश निकालना है तो देखो, A डैश का मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम जो है A डैश से डिनोट करते हैं, है ना। A डैश का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसका अर्थ, इसका मीनिंग होगा U माइनस A, है ना। बस यही मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। अब U माइनस A क्या होगा बोलो? C D E F G। हाँ, बस अब ये आप क्वेश्चंस कर लोगे। बताओ, A डैश का मतलब होगा U माइनस A। हाँ, यानी कि U में से A के एलिमेंट हटा देंगे और बाकी सारे लिख देंगे। तो A के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को हटा दो तो U में कौन से रह जाएंगे? 5 6 7 8 9। तो यानी A डैश का मतलब क्या हुआ? A डैश का मतलब हुआ द सेट ऑफ 5 6 7 8 9, ठीक है। B डैश का मतलब U माइनस B। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 3 5 7 9। मैं चेक कर लेता हूँ। 2 4 6 8, यानी इवन नंबर्स हट जाएंगे और सारे के सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। 1 3 5 7 9। शाबाश। अच्छा, अब हम A यूनियन C डैश निकालते हैं तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी बस इस पर फोकस करते हैं। A यूनियन C डैश निकालने का मतलब ये है बेटा कि U में से हम A यूनियन C के एलिमेंट्स को हटा दें, है ना। तो देखो, सबसे पहले हमें A यूनियन C फाइंड करना होगा। सबसे पहले हमें A यूनियन C फाइंड करना होगा। तो क्या यहीं पे फाइंड कर लेते हैं? चलो यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। A और C का यूनियन, A और C के यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब बस U में से 1 2 3 4 5 6 को हटा दो तो क्या रह जाएगा? 7 8 9। हाँ, A यूनियन B डैश, बताओ A यूनियन B में क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 1 2 3 4 6 8 आएगा। 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8। हाँ, तो बताओ क्या लिखे हैं इसमें? 5 7 वेरी गुड, 5 7 9। अच्छा, A डैश का डैश, देखो सबसे पहले मैं A डैश फाइंड करता हूँ। तो A डैश में बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे? बोलो। 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मेरे को बताओ, A डैश को अगर मैं A डैश का भी डैश निकालूं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यूनिवर्सल सेट में से हम 5 6 7 8 9 को हटा देंगे तो बताओ क्या आएगा? 1 2 3 4। तो आपने क्या देखा भाई, ये हमें घूम करके A ही तो मिल गया। A के अंदर भी तो क्या था? 1 2 3 4। हाँ, तो इसलिए A डैश का डैश क्या होगा? A। नोट करो। 6 पार्ट में हमें B माइनस C का डैश निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले आप B माइनस C निकाल लो। B माइनस C में बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? B माइनस C में
बी में से हम सी के एलिमेंट्स हटा देंगे, तो बी के में से जब सी के एलिमेंट्स हटाएंगे तो क्या रह जाएगा, 2 और 8, है ना। अच्छा, अब बी माइनस सी डैश निकालने का मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम बी माइनस सी के एलिमेंट्स हटा दें, यही तो मतलब हुआ। हाँ, तो 2 और 8 को हटा देंगे और सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, बाकी सारे 1 3 5 1 3 4 5 6 7 9। नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन, इफ u इक्वल टू दिस फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये नीचे सेट दे रखे हैं ABCD, इनके कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी A डैश B डैश C डैश और D डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या वैसे ही लिख करके करें, A डैश इक्वल टू U माइनस A और फिर U में से हम वो सब हटा देंगे। हाँ हाँ, हम वैसा कर सकते हैं, U माइनस A लिख रहे हैं, लिख करके फिर उसमें से हटाएं, लेकिन अब हम सीख चुके हैं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ABC हटा देंगे, क्या रह जाएगा इसके अंदर, DEFGH, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। B डैश इक्वल टू ABC H, C डैश इक्वल टू B D F H, B D F H, है ना, B D F H। D डैश इक्वल टू B C D E, हाँ, F G H A को हटा देंगे, F G H A हट जाएगा तो B C D E रह जाएगा। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। हमसे कह रखा है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट लेना है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब नीचे जो सेट्स है उनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहला पार्ट दे रखा है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x इस तरह से है कि x एक इवन नेचुरल नंबर है। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? x such that x is an odd natural number। हाँ भाई, नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नेचुरल नंबर हटा देंगे तो क्या रह जाएंगे? ऑड नेचुरल नंबर। तो लिख देंगे इसका आंसर कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट करवा। x such that x is an even natural number। हाँ, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए, ये नंबर की स्पेलिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में करें तो पूरी स्पेलिंग लिखना नंबर की, क्योंकि भाई सेट के अंदर ये सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। अभी क्या है, मैं जल्दी में नंबर की शॉर्ट में स्पेलिंग लिख रहा हूं। आप कहें तो मैं पूरी स्पेलिंग लिख दूं, उसमें कोई नहीं है, लेकिन फिर आप ही कहोगे कि ये वीडियो स्लो हो गया, तो इसलिए क्या है कि हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है? x 3 का मल्टीपल है। तो इसका बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? x सच दैट x is not a multiple। वेरी गुड। बस देखो, लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। आपने लिख दिया x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ठीक है, 3 के मल्टीपल्स तो नहीं आएंगे, लेकिन इस प्रकार के नंबर्स आ जाएंगे 0.5, 1.5, 2.5। हाँ, इस तरह के नंबर्स तो नहीं आने चाहिए ना। x 3 का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए और साथ में नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि हमें जो यूनिवर्सल सेट बोल रखा है वो नेचुरल नंबर का बोल रखा है ना, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। लिख देंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, फोर्थ पार्ट में क्या कह रखा है हमसे? x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, तो इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, तो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x belongs to natural number x belongs to natural number and it is not a prime number। हाँ, and x is not a prime number। वेरी गुड।
प्राइम नंबर। ठीक, यहाँ बताओ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लिखना भूल गए हैं यहाँ पर, नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। तो पहले तो आप मेरे को इस सेट की रोस्टर फॉर्म बता सकते हो? इस सेट की रोस्टर फॉर्म क्या होगी? इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के अंदर? क्या रखा है? एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। तो बताओ कौन कौन से नेचुरल 3 और 5 से डिविजिबल होते हैं? 3 और 5 से डिविजिबल होता है। 3 और 5 का मतलब यह है बेटा यहाँ पर कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, है ना? तो 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 6 भी इंक्लूड नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, है ना? 10 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। इसमें इंक्लूड होगा 15 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है ना? इसमें इंक्लूड होगा 30 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 45 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, यानी 15 के जो मल्टीपल्स होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, है ना? तो अब इसकी रोस्टर फॉर्म में ये 15 30 45 ये सारे नेचुरल नंबर आ गए। इसके कॉम्प्लीमेंट की रोस्टर फॉर्म में क्या नेचुरल नंबर आएंगे? इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहें तो देखो इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे जो 15 के मल्टीपल ना हो, है ना? तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 डॉट 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 डॉट, है ना? तो अगर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहें, इसके कॉम्प्लीमेंट की सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15, है ना? इसे नोट करो। नेक्स्ट क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज वेरी गुड, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, 7th पार्ट क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा? x such that x belongs to natural number हाँ. and x is not a perfect cube. And x is not a perfect cube. X is not a perfect cube. ठीक, हाँ इसमें बताओ। x such that x belongs to natural number X belongs to natural number and 3 सबसे पहले तो इसकी रोस्टर फॉर्म बता। ये जो क्वेश्चन में हमें सेट गिवन है, इसकी रोस्टर फॉर्म में कौन सा एलिमेंट आएगा? हाँ, क्योंकि हम जानते हैं x + 5 = 8 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट 3। तो यानी x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, x सच दैट, यहां पर बताओ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड बताओ इसमें x की वैल्यू क्या निकलेगी? क्या x की वैल्यू 2 होगी? तो इस सेट के अंदर x की वैल्यू 2 आएगी। अच्छा, तो x यहां पर 2 के बराबर नहीं होना चाहिए इसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक। 10th x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो बताओ इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 8 9। इसके अंदर 8 9 आएंगे क्या? हाँ, इसकी रोस्टर फॉर्म में आप कह सकते हो कि भाई 8 क्या 7 भी आएगा इसकी रोस्टर फॉर्म में। हाँ, इसमें बताओ क्या इसमें मैं ये लिख सकता हूँ x <7 है ना? x <7 लिख दो या x < और इक्वल टू 6 भी लिख सकते हो,
क्योंकि भाई इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 4 5 6 यही तो एलिमेंट होंगे, इसलिए चलो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? x such that x belongs to natural number. हाँ, एंड रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में कौन से, पहले इस वाले सेट को चलो लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो इस वाले सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो बताओ x के क्या वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे? देखो हमसे ये कह रखा है कि 2x + 1 ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। 2x + 1 ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2x ग्रेटर देन 9 आएगा, 10 - 1 क्या होगा 9, 1 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे 10 - 1 9 ही रह जाएगा। और x ग्रेटर देन होना चाहिए 9/2। 9/2 को हम 4.5 लिख सकते हैं, तो x 4.5 से बड़ा होना चाहिए। यानी इसकी अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो इसकी रोस्टर फॉर्म में 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे बोलो? 5 6 7 है ना, इस तरह से अनलिमिटेड नेचुरल नंबर होंगे 4.5 से बड़े। अच्छा, अब इसके कॉम्प्लीमेंट में x क्या होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए, है ना, 5 से कम होना चाहिए और 5 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, नोट करो। and b equal to this, verify that a union b का होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। देखो भाई इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम a यूनियन b फाइंड कर लेंगे। बताओ a यूनियन b में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। अच्छा, अब हम अच्छा अभी रुको, a डैश और फाइंड कर लो। a डैश के अंदर एलिमेंट्स क्या लिखूं बोलो? u में से a के एलिमेंट्स हटा दो तो क्या रह जाएगा? 1 3 3 5 5 7 7 9 9। 2 4 6 को हटाएंगे हम, 2 4 6 8 को हटाएंगे, 1 3 5 7 9। ठीक, अच्छा b डैश 1 1 4 4 6 6 8 9 9 भी आएगा। हाँ 9 भी आएगा। हाँ, अब देखो हम LHS साइड को उठाते हैं। LHS में क्या दे रखा है? LHS इक्वल टू A यूनियन B का होल डैश दे रखा है। तो सबसे पहले A यूनियन B, A यूनियन B में आप देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो A यूनियन B का होल डैश मतलब U में से A यूनियन B को हम हटा दें। हाँ, तो A यूनियन B क्या आया था? 2 3 4 5 6 7 8। तो U में से 2 3 4 5 6 7 8 को हटा देंगे तो बताओ इसके अंदर एलिमेंट्स क्या रह जाएंगे? 1,9। शाबाश। अच्छा, अब हम RHS साइड को सॉल्व करते हैं। RHS में A डैश इंटरसेक्शन B डैश दे रखा है। A डैश हमने ये निकाला हुआ है, B डैश भी निकाला हुआ है। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब A डैश और B डैश के हमें सेम एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इन दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? 1 1 9 और 9, है ना? तो आपने क्या देखा? LHS साइड में 1,9 आ रहा है, RHS साइड के साइड में 1,9 आ रहा है। देयरफॉर LHS और RHS बराबर है, इसलिए ये वेरीफाई हो गया कि A यूनियन B का होल डैश बराबर होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश के। हाँ, सेकंड पार्ट करवाओ। सेकंड पार्ट में A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश, ये हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालना है, A डैश निकालना है, B डैश निकालना है। ठीक है, ये तीनों बातें निकालना है। फिर LHS और RHS साइड को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो A इंटरसेक्शन B में A और B के सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। A और B में कौन कौन से सेम एलिमेंट्स हैं? 2 बस। अच्छा, A डैश का मतलब यह है कि U में से A के एलिमेंट्स को हटा दो। 1 3 5 7 9। A के एलिमेंट्स 2 4 6 8, 2 4 6 8 को हटाएंगे तो 1 3 5 7 9। हाँ सही है। अच्छा, B डैश का मतलब है U में से B के एलिमेंट्स को हटा दो। 1 4 6 8 9। B के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं?
2357, 2357 को हटाएंगे तो 14689, हाँ सही है। अच्छा, अब हमको LHS साइड में दे रखा है A इंटरसेक्शन B होल डैश, हाँ भाई, तो A इंटरसेक्शन B का होल डैश मतलब ये हुआ U में से A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स को हटा देंगे। A इंटरसेक्शन B में केवल 2 आ रहा है, तो U में से केवल 2 को हटा दें तो क्या क्या रह जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये LHS साइड हमारी सॉल्व होकर के इतनी आ गई। RHS में क्या दे रखा है भाई? A डैश यूनियन B डैश, A डैश यूनियन B डैश दे रखा है। तो देखो भाई, A डैश के अंदर एलिमेंट्स है 13579, B डैश के अंदर एलिमेंट्स है 14689, तो इन दोनों के सेम एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 9, सेम एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन हमें यहाँ सेम एलिमेंट्स से मतलब थोड़ी ना क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिख देंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो क्या RHS साइड में भी वही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो LHS साइड में आए थे? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS और RHS साइड बराबर होंगी। ठीक है, तो अभी मेरी बात सुनो। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि भाई A यूनियन B का होल डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश के बराबर आया था। सेकंड पार्ट में आपने देखा कि भाई A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू आया A डैश यूनियन B डैश, है ना। तो ये क्या है? ये दोनों प्रॉपर्टीज डी मॉर्गन्स लॉ कहलाती हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। तो ये लॉ होते हैं, इन लॉ को याद रखना। ठीक, बहुत आसान से लॉ है कि भाई A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B के ऊपर होल डैश लगाओ तो ये डैश अंदर वाले सेट के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, उसके ऊपर आ जाता है, और क्या होता है कि इसके साइन पलट जाते हैं। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दे रखा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले पार्ट में दे रखा है A यूनियन B का होल डैश। देखो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम मैंने पहले आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे सर्कल्स बना करके, वो एक्चुअल में वेन डायग्राम ही थे, है ना। देखो जनरली हम किसी सेट को सर्किल से ड्रॉ करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे। तो मान लिया कि ये एक यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम है, इसके अंदर जो है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रखे होंगे। अच्छा, यूनिवर्सल सेट जो है सुपर सेट होता है सारे सेट्स के लिए, यानी A और B के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सुपर सेट होगा। A और B यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रखे होंगे। मान लिया ये A सेट है और ये B सेट है, ठीक। अच्छा, अब वेन डायग्राम से हमें A यूनियन B के होल डैश को दिखाना है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ A यूनियन B का मतलब क्या है। A यूनियन का B का मतलब होता है, अगर मैं अलग से डायग्राम बनाऊं, A यूनियन B का मतलब ये हुआ कि A और B के अंदर सारे एलिमेंट्स का सेट, A के एलिमेंट्स A सेट के अंदर रखे होंगे, B के एलिमेंट्स B सेट के अंदर रखे होंगे। तो A यूनियन B का मतलब A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका कलेक्शन। अच्छा, अब A यूनियन B के ऊपर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि U में से A यूनियन B को हटा दो। A यूनियन B आप देख रहे हो ये शेडेड पोर्शन है, U में से A यूनियन B को हम हटा देंगे तो हमारे पास ये A और B सेट के बाहर का ही तो पोर्शन रह जाएगा, बाहर का ही तो पार्ट रह जाएगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B का होल डैश, ठीक है। और यहां पर शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? A यूनियन B को, ठीक। इस बात को नोट कर लो। हाँ, सेकंड पार्ट A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो भाई इसके लिए सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे।
अच्छा, ए और बी यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होते हैं, तो इनको हम यूनिवर्सल सेट के अंदर सर्कल बना करके दिखाएंगे। ठीक, ये सर्कल क्लोज कर देना, ये खुला कभी मत छोड़ना। ठीक, अब क्या है कि भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो सबसे पहले तो ए डैश का मतलब समझो। मैं अलग से ए डैश का वेन डायग्राम बनाता हूँ। ए डैश का मतलब ये हुआ कि भाई मैं ए डैश का मतलब ये हुआ कि यू में से ए के एलिमेंट्स हटा दो। यू में से ए के एलिमेंट्स हटाओगे तो ए सेट के बाहर का पोर्शन ही तो आएगा इसमें। ए सेट के बाहर के पोर्शन में कुछ एलिमेंट्स बी के भी आ जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब मैं बी डैश बनाता हूं। u माइनस बी, बी डैश का क्या मतलब है? u माइनस बी। तो u माइनस बी में b के एलिमेंट्स हटा देंगे और जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे। कुछ एलिमेंट्स ए के भी आ गए। देखो सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे ए के, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये बीच के ये एलिमेंट्स ए में भी जो इंक्लूडेड हैं वो नहीं आ रहे हैं। अब हमको ए डैश और बी डैश का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। यानी ए डैश बी डैश का मतलब ये हुआ ए डैश और बी डैश के कॉमन एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स। तो ये बताओ ए डैश और बी डैश में कॉमन पार्ट कौन सा आएगा? ए डैश और बी डैश में कॉमन पार्ट, अगर मैं इस पार्ट को शेड करूं तो ये बताओ ए डैश और बी डैश दोनों में आ रहा है ये पार्ट? है ना? अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है रेड लाइन से आप देख रहे हो बी डैश में आ रहा है, लेकिन ए डैश में नहीं आ रहा है। तो क्या मैं यहां पर इसके सर्किल के अंदर ये लाइन खींचूंगा ये वाली? नहीं, क्योंकि हमको क्या लेना है? कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन पोर्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पोर्शन लेना है। तो कॉमन पोर्शन तो ये बाहर वाला ही हुआ, है ना? ए के अंदर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, ए के बाहर रखना है हमको, ए के भी बाहर रखना है। अच्छा, अब देखो यहां पर ये बी के अंदर तो कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं ए डैश में, लेकिन बी डैश में नहीं आ रहे बी के अंदर के एलिमेंट्स, बी के अंदर का पार्ट। तो हमें तो कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन तो बी के बाहर वाला पार्ट हुआ ये वाला। ये बी के अंदर वाला ये वाला पार्ट लेंगे क्या? नहीं लेंगे। इसलिए मैंने ये देखो बाहर मैं शेड कर रहा हूं इसके, बी के, बी और ए दोनों के बाहर शेड करेंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसको हम एक और आसान तरह से समझ सकते हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डी मॉर्गन्स लॉ बताया था। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हम ये लिख सकते हैं क्या? ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी के होल डैश का मतलब यह है कि यू में से ए यूनियन बी वाला पार्ट हटा दो। ए यूनियन बी में तो ये पूरा पार्ट आएगा, यू में से ये मैंने हटा दिया है, और ये जो ब्लू पार्ट है वो शो कर रहा है ए यूनियन बी का होल डैश, और यही हमारा क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझ गए? नोट करो। हाँ, ए यूनियन बी का हमें होल डैश निकालना है। ये मैं ठीक से लिख देता हूं, ए यूनियन बी का होल डैश। तो देखो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये ए है और ये बी है। अच्छा, तो ए यूनियन बी के होल डैश पे अभी चर्चा करेंगे, उससे पहले केवल हम ए यूनियन बी पे चर्चा करते हैं। इसके लिए अगर हमें वेन डायग्राम शो करना है तो कैसे करेंगे? हाँ भाई, ए इंटरसेक्शन बी, ये सॉरी इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? यही तो होंगे, यही तो कॉमन रीजन है इनका। ठीक, अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का मतलब ये हुआ यू में से ए इंटरसेक्शन बी को हम हटा दें, यानी यू में से ये जो कॉमन पोर्शन है वो हम हटा देंगे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास? मैंने कॉमन पोर्शन पे शेड नहीं किया, उसके बाहर मैंने पूरा शेड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का
होल डैश। देखो भाई ए डैश यूनियन बी डैश, तो सबसे पहले मैंने इसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाया। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक, अब देखो इसमें कौन सा पार्ट शेड करना है इस पर बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ए डैश को समझते हैं। ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। तो इसके वेन डायग्राम में कौन सा पोर्शन शेड होगा ये बताओ। ए वाला। देखो यू ये पूरा है, यू में से जितना पार्ट ए में आ रहा है, ए के अंदर जो पार्ट आ रहा है उसको हटा दो। ए के अंदर तो ये आ रहा है, ए के बाहर वाला, ये जो ए के बाहर वाला पार्ट है वो यू माइनस ए, यू माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बी डैश की बात करूं तो बी डैश के लिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अच्छा, बी डैश का मतलब यू में से बी वाला पार्ट हम हटा दें, तो यू में से बी वाला पार्ट हटाएंगे तो ये है ना, ये पार्ट आएगा। ठीक, अच्छा अब हमें ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो भाई ए डैश का ए डैश, तो देखो क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन लेने का मतलब ये हुआ कि भाई 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 बी डैश के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो भी इंक्लूड कर लें, ए डैश के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो भी इंक्लूड कर लें। तो ए डैश के अंदर पार्ट ये आ रहा है, ये हमने इंक्लूड किया, ये इंक्लूड किया हमने, ये। ठीक, अच्छा और क्या है कि बी डैश के अंदर ये पार्ट भी आ रहा है। तो भाई यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में तो हम कलेक्ट करके लिख देते हैं ना, दोनों पार्ट्स हम इंक्लूड करेंगे, तो ये भी इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर। तो हाँ, तो ए डैश यूनियन बी डैश को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई? नोट करो इसे। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। देखो यू यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमें ऐसा सेट बताया गया है जिसके अंदर सारे ट्रायंगल्स आते हैं। यू क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। किसी प्लेन पर जितने ट्रायंगल्स जितने टाइप्स के बन सकते हैं, चाहे इक्विलैटरल हो, आइसोस्केलस हो, स्केलेंस हो, हर एक टाइप का ट्रायंगल यू के अंदर कंटेन कर रहा है। अच्छा, if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree। A में बताओ भाई, A में किस तरह के ट्राइंगल्स की बात चल रही है? Set of all triangles with at least one angle different from 60 degree। कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। कम से कम इस क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यू क्या है? सेट है सभी ट्रायंगल्स का। और ए क्या है? सेट है सभी ट्रायंगल्स का विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी ए के अंदर सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे जिनका कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। देन व्हाट इज ए डैश? ए डैश निकालना है आपको। तो ए डैश निकालने से पहले हम ए को समझते हैं। देखो ए कह रहा है कि ऐसे ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स डिफरेंट फ्रॉम एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कहने का मतलब ऐसे ट्राइंगल्स आएंगे जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। सारे एंगल्स 60 डिग्री ना हो वो भी चल जाएंगे, लेकिन कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि सारे एंगल्स 60 डिग्री नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यही तो हुआ, नॉट ऑल एंगल्स 60 डिग्री। और ऑल एंगल 60 डिग्री किसमें होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो इसका मतलब हुआ नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल।
तो ए सेट में वो सारे ट्रायंगल आएंगे जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है ना। ए डैश क्या है? ए का अपोजिट। ए का मतलब हुआ नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो फिर ए का मतलब जब नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए डैश का मतलब हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए डैश के अंदर आएंगे सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेवंथ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो ए और ए डैश का यूनियन बताना है कि भाई ये किसके बराबर होगा, तो हम कैसे करें बोलो। ए यूनियन जो होगा वो ए डैश। चलो इसको हम क्या है वेन डायग्राम से समझते हैं। ये मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं इसके लिए। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, अच्छा, और इसके अंदर ये हो गया सेट ए, ठीक, अच्छा। ये सेट ए है, अंदर वाला क्या है? सेट ए है। और ए डैश क्या हुआ? हाँ, इस सर्किल के बाहर वाला, इस सर्किल के बाहर वाला और यूनिवर्सल सेट के अंदर वाला, सर्किल के बाहर वाला रेक्टेंगल के अंदर वाला, ये हमारा क्या होगा? ए डैश होगा, है ना। ब्लू पार्ट शो कर रहा है ए डैश को और रेड पार्ट ये शो कर रहा है ए को। अब ये बताओ मेरे को, क्या ये रेड पार्ट और ब्लू पार्ट में कोई कॉमन पोर्शन शेडेड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा भाई। सेट ए के अंदर और सेट ए के बाहर भाई कॉमन कैसे आ सकता है? कॉमन आ ही नहीं सकता कुछ, तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के लिखना है, इसमें यूनियन पूछा है हमसे, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या हुआ? ए को ही मिला दें और ए डैश को ही मिला दें, तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया नहीं बन गया? हाँ। और अगर ए और ए डैश में कॉमन की बात करें तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो गया? 5 हो गया, है ना। ये देखो सेकंड पार्ट में 5 डैश इंटरसेक्शन ए निकालना है, तो 5 डैश इंटरसेक्शन ए कैसे निकालें भाई? 5 डैश का मतलब समझो पहले तो, 5 मतलब खाली, 5 डैश मतलब खाली ना हो तो पूरा भरा हो, और पूरा भरा हुआ सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। क्या मैं 5 डैश इक्वल टू यू लिख सकता हूं? है ना, जब खाली ना हो तो पूरा भरा हो, तो पूरा भरा मतलब यूनिवर्सल। हाँ, यूनिवर्सल सेट और ए सेट के बीच में कॉमन क्या होगा? ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो यूनिवर्सल सेट और ए सेट के अंदर कॉमन क्या हुआ? ये खुद ए कॉमन नहीं हुआ। क्या मैं यू इंटरसेक्शन ए बराबर ए लिख सकता हूं? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और इन दोनों में कॉमन तो ए ही आ रहा है, तो 5 डैश इंटरसेक्शन ए बराबर ए होगा, है ना, समझ गए। अच्छा, फोर्थ पार्ट में यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश इंटरसेक्शन ए कैसे निकालें? देखो अभी हमने समझा था कि 5 डैश इक्वल टू यू होता है। क्या आप मेरे को बता सकते हो यू डैश इक्वल टू क्या होगा? हाँ, यू मतलब पूरा भरा हो, और अगर यू डैश लगा दिया तो पूरा भरा ना हो, पूरा खाली हो। 5, तो 5 और ए में कॉमन पार्ट क्या आएगा भाई? इंटरसेक्शन मतलब हमें कॉमन ढूंढना है। 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हाँ, जब कुछ एलिमेंट है ही नहीं 5 में, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब हम 5 इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5, है ना। और 5 डैश इंटरसेक्शन ए भी क्या आ गया? 5 आ गया।